नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट सुखदेव जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी सुखदेव जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक ऐसी भयानक और डरावनी घटना के बारे में है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। अब आप लोगों ने ट्रक ड्राइवर का नाम सुनकर शायद ये सोचा होगा कि मैं बाकी के ट्रक ड्राइवरों की तरह ही अलग अलग फैक्ट्रियों और गोदामों से माल लेकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का काम करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल मैं रोजमर्रा की डिलीवरी करने वाला ड्राइवर नहीं हूं। मैं उन ट्रकों को चलाता हूं जिनमें अक्सर बड़ी कंपनियों का माल भरकर लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है, जैसे कि बोतलों का लोड, शीतल पेयों की बड़ी बड़ी खेपें, या फिर किसी शादी, ब्याह या इवेंट के लिए किया गया बुकिंग वाला ट्रक। और आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी ही बुकिंग पर निकले सफर की है। एक ऐसा सफर जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यह बात आज से करीब 5 साल पहले की है। उस वक्त मैं एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए ट्रक चलाया करता था। अब कुछ कारणों से मैं उस कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि वो एक बड़ी ब्रांड थी, जिसकी बोतलें हर बड़े शहर और गली मोहल्ले तक पहुंचा करती थी। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था, उसका मालिक भी मेरा थोड़ा दूर का रिश्तेदार ही था। इसी वजह से मैं वहां काफी समय से काम कर रहा था। एक दिन मेरे पास मेरे मालिक का फोन आता है और वो मुझे बताता है कि मुझे उसी रात पंजाब के लिए निकलना है। जब उसने पंजाब का नाम लिया तो मैं थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि इतने सालों तक ट्रक चलाने के बाद भी मैं कभी पंजाब की तरफ नहीं गया था। मैंने फौरन कहा, ठीक है मालिक, निकल जाऊंगा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर के लिए मैं इतना उत्साहित हो रहा हूं, वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। जब मैं उस दिन शाम को कंपनी के ऑफिस पहुंचा तो वहां से मुझे उस लोडिंग के सारे कागज दे दिए गए थे। ट्रक में शीतल पेयों की बोतलें भरी जा चुकी थी। कोक, लिम्का, स्प्राइट, माजा, सब कुछ एकदम पैक। जिस गली से हमें निकलना था, उसकी डिटेल और रूट मुझे अच्छे से समझा दिया गया। मालिक ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, रात के सफर में थोड़ा ध्यान रखना सुखदेव भाई। सुना है उधर की सड़कों पर आजकल कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने सोचा शायद किसी हादसे या लूटपाट की बात कर रहा है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ट्रक स्टार्ट करता हूं और निकलने की तैयारी करता हूं। मेरे साथ मेरा पुराना साथी बंसी पाट भी था। अब बंसी को आप क्लीनर कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक हेल्पर नहीं था। हमने साथ में कई सफर किए थे, कई रातें सुनसान सड़कों पर काटी थीं, कई बार मुसीबतों से भी निकले थे। इसलिए हम दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी थी। शाम के करीब 7:30 बजे हम ट्रक लेकर निकल पड़े। जैसे जैसे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी, सड़कें भी वीरान होती चली गईं। अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। दूर दूर तक फैली खेतों की खुशबू, झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी कुत्ते का रोना, सारा माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की और एक लंबी सांस लेकर स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि यह रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात बनने वाली है। शाम के करीब 8 बज रहे थे। हमने शहर की आखिरी गली पार की और अब ट्रक पूरी तरह हाईवे पर था। बाईं ओर खेत, दाईं ओर कभी कभार कोई टूटी फूटी दुकान या पेट्रोल पंप का उजाला। बंसी ने एफएम ऑन कर दिया था, जिसमें पुराने गाने चल रहे थे। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। स्टीयरिंग पर हाथ मजबूती से था, लेकिन दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी बैठती जा रही थी। ना जाने क्यों हर कुछ किलोमीटर बाद मुझे लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठा हो। पर जब भी शीशे में देखता, सिर्फ बंसी की परछाई और उसके पीछे कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की कतार। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। बंसी बोला, भैया आगे कहीं ढाबा दिखे तो चाय पी लेते हैं, आंखें भारी हो रही हैं। मैंने भी महसूस किया कि हाथों में सुस्ती आने लगी थी। रात का सफर आसान नहीं होता, और वो भी ऐसी सुनसान सड़कों पर जहां ना कोई चौराहा, ना कोई आदमी। करीब 15 मिनट बाद दूर बाईं ओर कुछ रोशनी सी दिखी। एक टूटी सी नेम प्लेट झूल रही थी, राजू का ढाबा। बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे
और एक किनारे जले हुए लकड़ियों की राख में से धुआं उठ रहा था। मैंने ट्रक धीरे से मोड़ा और ढाबे के सामने एक साइड में खड़ा कर दिया। हम दोनों ट्रक से उतरे, पैर सीधे होने लगे। बंसी ने लंबी अंगड़ाई ली और बोला, ओ भैया, यही मजा है सफर का, ठंडी हवा और गर्म चाय। मैंने सिर हिलाया पर मेरी निगाह दूर एक कोने पर टिक गई। वहां ढाबे से थोड़ा हटकर सड़क किनारे बैठी एक लड़की गुब्बारे बेच रही थी। उसके सामने कुछ नहीं था, ना कोई खरीदार, ना कोई बात करने वाला। मैंने बंसी से कहा, उधर देख, ये बच्ची रात में क्या कर रही है? बंसी ने देखा और बोला, गांव की होगी भैया, गरीब लगती है, दिन भर के गुब्बारे नहीं बिके होंगे। फिर बंसी चाय का ऑर्डर देने चला गया और मैं एक बेंच पर बैठ गया, पर मेरा ध्यान अब भी उस लड़की पर ही था। उसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल की होगी। फटे पुराने कपड़े, उलझे बाल और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि एक पल को मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे जिंदगी ने कुछ छीन लिया हो। मैं उठकर उसके पास गया। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखती रही। मैंने जेब से 50 का नोट निकाला और उसकी हथेली में रख दिया। कुछ खा लेना बेटा। उसने सिर झुकाकर पैसे ले लिए और ढाबे की ओर चली गई। वो जाकर चुपचाप खाने वाले काउंटर पर खड़ी हो गई। वहां के लड़के से इशारों में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो एक प्लेट लेकर वहीं सड़क किनारे बैठकर खाने लगी, ठीक उसी जगह जहां पहले बैठी थी। मैं वहीं से सब देख रहा था, पर तभी मेरी नजर हटती है और जब दोबारा उधर देखता हूं, वो लड़की वहां नहीं थी। एक पल को लगा शायद दूसरी तरफ चली गई होगी। मैंने चाय का कप उठाया और बंसी के पास गया। बंसी ने कहा, भैया, कौन थी वो लड़की? कुछ बोल तो नहीं रही थी? मैंने कहा, पता नहीं, कुछ अजीब थी, पर क्या पता, भूखी रही होगी दिन भर। हमने चाय खत्म की और वापस ट्रक में बैठने चले गए। मैंने एक बार फिर शीशे से उस जगह की ओर देखा जहां वो लड़की बैठी थी, पर अब वहां कोई नहीं था, ना लड़की, ना खाने की प्लेट, ना कोई निशान। मुझे अजीब सा लगा, पर मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। ट्रक स्टार्ट किया और हम आगे बढ़ गए। लेकिन उस रात का यह पहला इशारा था कि अब यह सफर सिर्फ बोतलों का नहीं, भटकती रूहों का भी होगा। हमने ढाबे से चाय पी ली थी। बंसी ने रास्ते के लिए एक समोसा और पानी की बोतल भी खरीद ली। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसे वापस हाईवे की लेन में लाकर बढ़ा दिया। रात के करीब 11 बज चुके थे। सड़क पर अब और भी ज्यादा सन्नाटा छा चुका था। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। ना जाने क्यों बार बार यही लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ भी नहीं। ट्रक की लाइटें पीछे से खाली सड़क को चमका रही थीं। पर तभी जैसे ही हम ढाबे से लगभग 500 मीटर दूर आए, मैंने देखा सड़क किनारे वही लड़की एक बार फिर दिखाई दी। वो अब भी वहीं बैठी थी, ठीक उसी तरह, उसी जगह पर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। मैंने बंसी से कहा, वो देख, फिर वही लड़की। बंसी ने इधर उधर देखा, फिर बोला, कहाँ भैया, कौन लड़की? मैंने अपनी आंखें सड़क पर जमा ली, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। वही लड़की अचानक से उठी और भागकर ट्रक के सामने आ गई। मैंने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर मारा। ट्रक की टायरें जोर से चीखी, पर जब तक ट्रक रुका, धड़ाम झटका सा लगा। मुझे लगा मैंने उसे कुचल दिया। बंसी हड़बड़ाकर बोला, भैया, क्या हुआ? आपने किसी को टक्कर मारी क्या? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं ट्रक का दरवाजा खोलकर नीचे कूद पड़ा और भागता हुआ उस जगह की ओर गया जहां कुछ ही सेकंड पहले वो लड़की ट्रक के नीचे आई थी। लेकिन वहां कुछ नहीं था, ना लड़की, ना खून, ना टूटा हुआ गुब्बारा, कुछ भी नहीं। मैंने उस जगह को बार बार देखा। सड़क साफ थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। अब तक बंसी और 2-3 और लोग जो ढाबे पर रुके हुए थे, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। क्या हुआ ड्राइवर भाई? किसी ने पूछा। मैं हकलाकर बोला, मैंने देखा एक लड़की थी, भागकर ट्रक के सामने आ गई। मैंने खुद देखा। बंसी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, भैया, वहां कोई नहीं है। मैं चुप हो गया, गला सूख चुका था। हम वापस ढाबे की तरफ गए। ढाबे वाला अब भी वहीं बैठा था, अपनी पुरानी लकड़ी की गद्दी पर। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, वो लड़की जो गुब्बारे बेच रही थी, कहाँ गई? वो पहले तो मुस्कुराया, फिर अचानक उसकी आंखें गंभीर हो गईं। धीरे से बोला,
उसके बारे में ज्यादा बात मत करो, वरना वो तुम्हारा पीछा करने लगेगी। मुझे झटका सा लगा। मैंने पूछा, कौन? क्या कह रहे हो आप? वो ढाबे वाला धीरे से उठा, मेरे पास आया और एकदम धीमी आवाज में कहा, वो लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं थी। वो इस ढाबे पर रुकने वाले कई लोगों को दिखाई देती है। जो उसे कुछ दे देता है उसका पीछा छोड़ देती है, लेकिन जो उसे नजरअंदाज कर दे या गाली दे दे, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो सफर कभी पूरा नहीं कर पाता। मैं सन्न था। मैंने पूछा, तो तुम उसे जानते हो फिर भी उसे खाने को दे देते हो? वो आदमी बोला, भाई साहब, मैं उसे इंसान की तरह ही खाना देता हूं, लेकिन उसके दिए हुए पैसे कभी अपने काउंटर में नहीं रखता। उन्हें अलग रखता हूं और उन्हीं पैसों से गरीब बच्चों को खाना खिलाता हूं। शायद इसी वजह से आज तक उसने मुझे नहीं छुआ। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस इतना जान चुका था कि अब यह सफर वैसा नहीं रहने वाला जैसे हर बार होता था। हम ढाबे से निकल चुके थे। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क अब सीधी नहीं रही थी, घुमावदार हो चली थी। दोनों तरफ या तो ऊंचे पहाड़ थे या फिर गहरी खाई। चारों तरफ सन्नाटा था, बस इंजन की आवाज और अंदर ट्रक में बोतलों की खड़खड़ाहट। बंसी पीछे की तरफ चला गया था आराम करने, और मैं अकेला स्टीयरिंग थामे आगे की तरफ देखता चला जा रहा था। रात के करीब 1 बजे होंगे। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। पुराने भजन चल रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान अब कहीं और था। जैसे जैसे ट्रक ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करती जा रही थी। तभी जैसे ही एक मोड़ पर ट्रक मुड़ा, मेरी हेडलाइट की रोशनी एक बड़े से पेड़ के नीचे पड़ी, और वो जो मैंने देखा, मेरी सांस रुक गई। पेड़ की टहनी से वही लड़की लटकी हुई थी। हाँ, वही लड़की, ढाबे वाली, अब एक रस्सी के फंदे से झूल रही थी। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। उसके हाथों में अभी भी गुब्बारे थे और उसकी आंखें खुली हुई थी। वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। ट्रक जैसे रुक ही गया हो, लेकिन पहाड़ी रास्ता था, रुक भी नहीं सकता था। मैंने हेडलाइट को ऊपर किया। अब पूरा पेड़ साफ दिखने लगा था, और अब पेड़ की टहनी के पीछे से एक औरत निकलकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो औरत कोई आम इंसान नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर ना कोई हाव भाव, ना कोई डर, बस एक ठंडी सूनी नजर जो सीधे मेरी तरफ थी। मैंने एक झटके से ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। बस इतना चाहा कि उस जगह से किसी तरह दूर निकल जाऊं। ट्रक मोड़ से गुजरा और वो पेड़ पीछे छूट गया, लेकिन उस पल में मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। पीछे की ओर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं समझ चुका था, वो आत्मा सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो पीछा भी करती है। उस मोड़ से निकलते ही मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। सामने की सड़क धुंधली लग रही थी, जैसे हेडलाइट की रोशनी भी डर के मारे कांप रही हो। मैंने गहरी सांस ली, पीछे झांका। बंसी सीट पर लेटा था, आंखें मूंदे हुए। मैं चुपचाप ट्रक चलाता रहा, पर अब हर पेड़, हर मोड़, हर परछाई डराने लगी थी। करीब 15-20 मिनट और बीते होंगे। रात और भी गाढ़ी हो चुकी थी। तभी एक जगह पर ऐसा लगा कि सड़क अचानक ढलान की तरफ मुड़ गई। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक की रफ्तार तेज थी। ब्रेक चीखने लगे। ट्रक एक तरफ से झटका खा गया। सड़क के बिल्कुल किनारे खाई के पास जाकर अटक गया। एक टायर खाई की तरफ लटक चुका था। मैंने हड़बड़ाकर ट्रक रोका। इंजन की आवाज भी जैसे डर गई थी। पीछे से बंसी चिल्लाया, भैया क्या हुआ? मैंने बमुश्किल जवाब दिया। ट्रक फिसल गया। लग रहा है एक टायर खाई में है। बंसी नीचे उतरा। मैंने भी दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगाई। हम दोनों नीचे उतरकर ट्रक के सामने पहुंचे, और तभी पीछे से एक लड़की की हंसी सुनाई दी। हम दोनों ने एक साथ पलटकर देखा, कोई नहीं था। बंसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भैया, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ कहता, इससे पहले बंसी की आंखें एकदम फैल गईं। वो सीधा ट्रक की ओर भागा और ट्रक के पीछे की तरफ जाकर रुक गया। मैं पीछे पीछे भागा, और जब मैं पहुंचा, बंसी ट्रक की बॉडी से सटा खड़ा था, आंखें खोली हुई, लेकिन चेहरा सफेद। मैंने उसका कंधा पकड़ा। क्या हुआ रे? उसने कांपती आवाज में कहा। भैया, ट्रक के नीचे कोई है, कोई औरत, वो मुझे बुला रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा, कुछ नहीं था। मैंने उसे जोर से झकझोरा। बंसी,
होश में आ, वहां कोई नहीं है। पर उसकी आंखें अब भी किसी अजनबी को देख रही थीं। कांपते होठों से सिर्फ एक बात बार बार बोल रहा था। उसने मेरा नाम लिया था भैया। उसने कहा, बंसी तू तो हमारे साथ चलेगा। मैंने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और ट्रक की ड्राइवर सीट तक घसीट लाया। उसे बिठाया, दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर आ गया। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन अब गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। एक टायर अभी भी खाई में अटका हुआ था। मैंने क्लच और ब्रेक के साथ ट्रक को झटका देने की कोशिश की। बंसी बगल में बैठा कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने मन में हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। माँ ने कहा था, जहां डर लगे वहां हनुमान का नाम लेना। मन ही मन बार बार दोहराता गया। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार। इसी बीच ट्रक को एक जोर का झटका दिया। ट्रक उछला और फिर चारों टायर सड़क पर आ गए। मैंने चैन की सांस ली। ट्रक धीरे धीरे फिर से चल पड़ा, पर इस बार ट्रक में सिर्फ बोतलें नहीं थीं, एक साया अब हमारे साथ चल पड़ा था। ट्रक जैसे ही खाई के किनारे से निकला, मेरी सांसें कुछ देर के लिए थमी रहीं। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। बंसी अब भी बगल में चुपचाप बैठा था, लेकिन वो चुप्पी वैसी नहीं थी जैसी हर सफर में होती थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से खोई हुई थीं। न वो बोल रहा था, न कुछ पूछ रहा था, बस खिड़की के बाहर देख रहा था, बिल्कुल निर्जीव सा। बंसी, मैंने धीमे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। ओ बंसी, क्या बात है रे? मैंने उसका कंधा हिलाया। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। वो आंखें बंसी की नहीं थीं, उनमें कुछ और था, कुछ जो अंदर तक सर्द कर दे। उसने मेरी तरफ देखा और एक धीमी सी मुस्कान दी। सब ठीक है भैया। उसका लहजा सपाट था, जैसे मशीन बोल रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चुपचाप ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन अब मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। वो जो बंसी बगल में बैठा था, वो मेरा वही साथी नहीं लग रहा था। सड़क अब और वीरान हो चुकी थी। चारों ओर जंगल था। कभी कभी कोई उल्लू की आवाज या दूर कहीं से किसी जानवर की कराह। ट्रक अब धीमी रफ्तार से एक मोड़ पर चढ़ रहा था और तभी बंसी ने अचानक कहा, भैया वो औरत फिर आ गई है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? वो खड़ी है सड़क के किनारे, बुला रही है मुझे, कह रही है, आ बंसी आ। मैंने ब्रेक मारे। ट्रक की हेडलाइट सामने के पेड़ पर पड़ी और हाँ, वो वही थी, वही औरत, वही ठंडी आंखें, एक हाथ में उस लड़की का हाथ पकड़े हुए। और अब वो दोनों मेरी तरफ नहीं, बंसी की तरफ देख रही थी। मैंने बंसी की ओर देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। मैंने जोर से चिल्लाया, नजरें फेर ले बंसी, मत देख उनकी तरफ। पर बंसी अब हंस रहा था, धीमी धीमी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। भैया, मैं तो उनके पास जाना चाहता हूं। मैंने सीट बेल्ट खोली और तुरंत बंसी को पकड़ लिया। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? मैं हूं तेरे साथ, मैंने झकझोरते हुए कहा। बंसी चुप हो गया। उसने आंखें मूंद लीं और अगले ही पल उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वो बेहोश हो गया था। मैंने जैसे तैसे उसे सीट पर लिटाया, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था, जिसका डर था वो शुरू हो चुका है। बंसी मेरी बगल में बेसुध पड़ा था। मैंने ट्रक की रफ्तार कम कर दी थी, न जाने आगे क्या होने वाला था, लेकिन अब एक एक मोड़, एक एक सेकंड मुझे भारी लगने लगा था। उसकी सांसें चल रही थीं, पर बहुत हल्की। चेहरा सफेद, होंठ सूखे हुए और आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन पलकों के नीचे हलचल थी, जैसे वो कोई भयानक सपना देख रहा हो। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा दोहरानी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बस यही एक आस बची थी अब। ट्रक अब एक सुनसान घने जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच से निकलती एक संकरी सी सड़क। सड़क पर न तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही थी और न ही कोई इंसान, बस मैं था। और ट्रक के भीतर एक साया धीरे धीरे जाग रहा था। तभी बंसी की आंखें खुली, लेकिन अब वो आंखें वैसी नहीं थीं, काली, गहरी और जैसे अंदर कुछ और देख रहा हो। भैया, उसने एक धीमी आवाज में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ बंसी, बता। वो मुस्कुराया। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन अब कोई नहीं बचा सकता। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बकवास कर रहा है रे? अब मैं नहीं हूं, अब मैं सिर्फ शरीर हूं। उसकी आवाज बदल गई थी, धीमी, खुरदरी और डराने वाली। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया और उसकी तरफ झपट पड़ा।
बंसी, होश में आ, ये सब तेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन बंसी अब मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो सीधे ट्रक के सामने विंडशील्ड की तरफ घूर रहा था, जैसे उसे वहां कोई दिखाई दे रहा हो। वो आ रही है, उसने कहा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और सामने देखा। वो औरत और वो लड़की ट्रक के सामने बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन ट्रक जैसे खुद चल रहा हो। हेडलाइट की रोशनी में उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और आंखें जिनमें न नमी थी न इंसानियत। मैंने जोर से चिल्लाया, जय श्री राम। ट्रक एकदम रुक गया। सामने कोई नहीं था। मैंने बंसी की तरफ देखा। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसके होंठ अब भी कुछ बुदबुदा रहे थे, पर अब वो कोई आम इंसानी भाषा नहीं थी। मैंने अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाली, कंपाते हाथों से पोथी खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी बंसी एक झटके से उठा। उसकी आंखें चौड़ी, चेहरा विकृत और एक भयानक चीख। रुक जा, बंद कर ये नाम, वो चिल्लाया। लेकिन मैंने और जोर से पढ़ा, नासय रोग हरे सब पीरा, जप्त निरंतर हनुमत बीरा। बंसी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। सारा ट्रक हिल गया, जैसे कोई तूफान उसके भीतर चल रहा हो। और फिर शांति, एकदम सन्नाटा। बंसी अब चुप था। उसकी सांसें धीमी लेकिन सामान्य। चेहरा अब भी सफेद, पर आंखें बंद थीं। मैंने हनुमान चालीसा अपने सीने से लगा ली। उस रात मैं समझ गया था, अब वो हमारे बीच था, जो इंसानों की दुनिया का नहीं था। रात अब ढल रही थी, पर मेरे लिए ये रात कभी खत्म होने वाली नहीं लग रही थी। बंसी अब भी सीट पर बेसुध पड़ा था। मैंने उसके माथे पर पानी के छींटे मारे। हनुमान चालीसा हाथ में पकड़े बैठा रहा। हर 2 मिनट में मन ही मन कुछ पढ़ लेता। करीब आधा घंटा बीत गया। ट्रक धीरे धीरे एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा था। हवा और भी ठंडी हो गई थी। फिर अचानक बंसी की उंगलियां हिलीं। उसने धीरे से आंखें खोली। मैं झट से उसकी ओर झुका। बंसी, बंसी सुन, तू ठीक है? उसने मेरी ओर देखा। आंखें अब थोड़ी सामान्य थीं। भैया, उसकी आवाज टूटी सी थी। हम कहाँ हैं? मैंने गहरी सांस ली। तू ठीक है, बस ये मत पूछ कहाँ हैं। बस यही समझ कि अभी जिंदा है। बंसी बैठने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे सहारा दिया, पर तभी ट्रक खुद ब खुद रुक गया। मैंने चौंक कर देखा। ब्रेक नहीं मारे थे मैंने। सड़क पर कोई नहीं था। फिर भी ट्रक की हेडलाइट के सामने जैसे धुंध जम गई थी, और उस धुंध में एक चेहरा उभरा। वही औरत, इस बार अकेली थी। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा लाल थीं। चेहरे पर गुस्सा और एक अजीब सी हवस। मैंने बंसी की तरफ देखा। उसने भी उसे देखा, और अगली ही पल बंसी उठकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने चिल्लाया, क्या कर रहा है? बैठ जा। वो बुला रही है। उसकी आवाज फिर वैसी ही हो गई थी। मैंने उसे खींचकर सीट पर गिरा दिया। फिर जेब से वही तावीज निकाली जो मां ने सालों पहले दिया था। मैंने उसे बंसी की कलाई में बांधा। जब तक मैं हूं, तुझे कोई नहीं ले जा सकता। ट्रक की हेडलाइट अब झपकने लगी थी, जैसे बिजली बार बार चली जा रही हो। फिर वो औरत ट्रक की बोनट पर चढ़ गई। हाँ, सामने विंडशील्ड पर। उसकी आंखें अब मुझसे टकरा रही थीं। उसके होंठ कुछ बोल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। मैंने हनुमान चालीसा खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। उस औरत की आंखें फैलने लगी। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आणहि संजीवन लखन जियाए। अब वो चीखने लगी। तेज हवा अंदर ट्रक में घुसने लगी। बोतलें खड़कने लगी। बंसी फिर कांपने लगा। और जैसे ही मैं आखिरी चौपाई पढ़ी, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, एक जोर की चीख हुई और सब कुछ शांत। वो औरत गायब हो गई। ट्रक अब फिर चलने लगा। बंसी मेरी गोद में पड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा था। सुबह की पहली किरण अब धरती को छूने लगी थी। पूरी रात का सफर, वो चीखें, वो परछाइयां, वो आत्मा, सब कुछ अब भी मेरी नसों में दौड़ रहा था। बंसी अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। थोड़ा बोलने लगा था, लेकिन बहुत थका हुआ था। मैंने ट्रक एक कच्चे रास्ते पर मोड़ा, जहां से कुछ दूर एक छोटा सा गांव नजर आ रहा था। सोचा था थोड़ी देर के लिए रुककर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लिया जाए। गांव के पास पहुंचते ही एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। दाढ़ी से सफेदी झांक रही थी, आंखों में उम्र की गहराई थी। मैंने ट्रक एक ओर खड़ा किया और बंसी को वहीं बैठाकर
उस बूढ़े के पास पहुंचा। बाबा नमस्ते। उसने मेरी ओर देखा। थके लगते हो बेटा, सारी रात का सफर किया है क्या? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सफर से ज्यादा डर ने थका दिया है। उसकी आंखों में एक चमक आई। क्या देखा तूने? मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला। अगर तू उसी रास्ते से आया है जहां रात में वो औरत और लड़की दिखाई देती है, तो तुझसे ज्यादा उन्हें किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने उसके सामने पूरी कहानी रख दी। ढाबे से लेकर ट्रक के रुकने तक, बंसी की हालत से लेकर आत्मा के हमले तक, सब कुछ। वो चुपचाप सुनता रहा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, जिसे तूने देखा वो औरत और बच्ची यहां के ही थे। मैंने पूछा, कौन थे वो? बूढ़ा बोला, करीब 5 साल पहले की बात है। इस गांव में एक आदमी रहता था, ट्रक चलाता था वो भी। एक दिन उसके ट्रक को एक दूसरी गाड़ी ने रात के वक्त टक्कर मार दी। वो गाड़ी तेज रफ्तार में थी, शायद नशे में भी। उस एक्सीडेंट में वो आदमी मारा गया। उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बेटी पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक तो गांव वालों ने मदद की, पर फिर सबने मुंह मोड़ लिया। पैसों की कमी, भूख, ताने, सब झेलते हुए एक दिन उस औरत ने खुद को और अपनी बच्ची को झड़ दे दिया। मैं स्तब्ध था। बूढ़ा आगे बोला, मरने से पहले वो औरत एक बात बार बार कह रही थी, जिसने मेरे आदमी को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद से जो भी उस रास्ते से रात को गुजरता है वो उसे दिखाई देती है। कभी बच्ची पहले दिखती है, कभी औरत, और फिर दोनों मिलकर शिकार करती हैं। मैंने पूछा, पर वो कैसे पहचानती हैं किसे मारना है? बूढ़ा बोला, जो ड्राइवर होता है उसे सबसे पहले बच्ची दिखती है। अगर वो उसे नजरअंदाज करता है तो औरत भी सामने आ जाती है, और फिर या तो ट्रक खाई में चला जाता है, या ड्राइवर पागल हो जाता है, या कोई मरता है। मेरे हाथ कांपने लगे। पर तुमने उसे कुछ दिया था ना? बूढ़े ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। इसलिए तुम बच गए, पर अब भी खतरा टला नहीं है। तुम्हारे साथ जो लड़का है बंसी, उसने क्या दिया? मैं चुप हो गया। बूढ़ा बोला, बस यही उसकी गलती थी। गांव के उस बूढ़े आदमी से बातें करने के बाद मैं वापस ट्रक की तरफ भागा। बंसी अब भी वहीं बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखें फिर से उस अजीब सी गहराई में डूब चुकी थीं। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बस सामने कतक कहीं घूर रहा था, जैसे किसी की आवाज सुन रहा हो। मैंने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बंसी, चल निकलते हैं यहां से। उसने गर्दन घुमाई, चेहरे पर वही मुस्कान जो इंसान की नहीं लगती। अब देर हो चुकी है भैया, उसने कहा। मेरे पैर थरथराने लगे। स्टार्ट की, ट्रक हिचकिचाते हुए फिर सड़क पर लौट आया। सड़क अब सीधी थी, लेकिन अंदर की लड़ाई टेढ़ी होती जा रही थी। मैंने हनुमान चालीसा जेब से निकाली और फिर से पढ़ना शुरू किया। बंसी अब धीरे धीरे गुनगुनाने लगा था, कोई पुरानी कविता, पर शब्द उल्टे पुल्टे थे, जैसे कोई दूसरी भाषा बोल रहा हो। अचानक ट्रक की लाइट फिर से झपकने लगी, गाड़ी लड़खड़ाने लगी। मैंने स्टीयरिंग कस के पकड़ा और सामने वही जगह आई जहां पहली बार वो पेड़ दिखा था, जिससे लड़की लटकी थी। अब वहां कुछ नहीं था, ना पेड़ ना रस्सी, लेकिन बंसी उठकर खड़ा हो गया। हाँ, ट्रक के अंदर। उसने कहा, वो बुला रही है भैया, अब की बार मैं जाऊंगा। मैंने चिल्लाकर कहा, बैठ जा बंसी, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। पर वो दरवाजा खोलने लगा। हवा अंदर घुसने लगी, सारी बोतलें ट्रक के अंदर खड़कने लगी। ट्रक खुद ब खुद रुक गया। बंसी अब ट्रक से उतर चुका था। मैं भी उसके पीछे भागा। अंधेरे में सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी, और सामने एक बार फिर वो औरत खड़ी थी। इस बार अकेली नहीं, उसके साथ 2 और परछाइयां थीं। बंसी उनके सामने जा चुका था। वो तीनों अब उसका हाथ पकड़ने को आगे बढ़ रही थी। मैंने जोर से आवाज दी, बंसी रुक जा। कोई असर नहीं। मैंने जेब से मां का दिया हुआ लाल तावीज निकाला जो अब तक बचा कर रखा था, और उसी पल मैंने उसे जमीन पर रखकर हनुमान चालीसा खोल दी। पूरे दिल से पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। आसमान में बिजली कड़की, हवा की रफ्तार तेज हो गई, पर मैं रुका नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बंसी अब जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, एक इंसानी, एक राक्षसी। मैं चीखता गया, रोता गया, गिड़गिड़ाता गया, संकट से हनुमान छुड़ावे। और फिर एक भयानक चीख हुई। वो औरत और उसकी परछाइयां धुआं बनकर हवा में घुल गईं। बंसी जमीन पर गिर पड़ा।
मैं दौड़कर उसके पास गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर अब उसकी आंखें फिर से वैसी थीं, बंसी वाली। बंसी अब होश में था। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखें अब साफ थीं, वैसी जैसी वो पहले हुआ करती थीं। मैंने उसे उठाकर ट्रक की सीट पर बिठाया। ठीक है तू? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर गर्दन धीरे से हिलाई। ट्रक अब फिर से चल पड़ा था। सुबह की धूप अब आसमान में चढ़ चुकी थी, पर वो रात अब भी हमारे जहन में अंधेरा बनकर बैठी थी। सड़क अब सीधी और साफ हो चुकी थी। हम पंजाब की सीमा में दाखिल हो चुके थे। लुधियाना अब सिर्फ 100 किलोमीटर दूर था। मैंने रेडियो ऑन किया। हल्की सी भजन की धुन बज रही थी। बंसी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था और मैं सोच रहा था, क्या अब सब खत्म हो चुका है? लेकिन डर कभी इतनी आसानी से हारता नहीं। ट्रक जैसे ही रामपुर मोड़ पर पहुंचा, जहां से हाईवे लुधियाना की तरफ मुड़ता है, एक औरत बीच सड़क पर खड़ी दिखाई दी। हाँ, फिर वही, लेकिन इस बार वो ना गुस्से में थी, ना आंखों में लाल आग। उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरा खालीपन था। मैंने ट्रक धीरे कर दिया। बंसी कांपते हुए बोला, भैया वो फिर आ गई। मैंने कहा, नहीं, इस बार कुछ अलग है। ट्रक से उतरकर मैं उसके पास गया। वो औरत अब कुछ कह रही थी, धीमी धीमी आवाज में। मैंने ध्यान से सुना। मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि जिसने हमें मारा वो अब भी जिंदा है। मैं सन्न रह गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने आसमान की ओर देखा, फिर मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, वो ट्रक ड्राइवर जिसने हमारे आदमी को टक्कर मारी, वो तुम नहीं हो, पर जो उसके साथ था वो बंसी का चाचा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं भागकर ट्रक की तरफ गया। बंसी चुपचाप बैठा था। तेरे चाचा का नाम क्या था? मैंने पूछा। वो चौंका। भैया क्या हुआ? नाम बता। भोला, भोला यादव। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। भोला यादव, वही नाम जो कई साल पहले मैंने एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट में सुना था। मैंने सब कुछ जोड़ लिया। वो आत्मा बदला लेने आई थी, पर असली दोषी अब तक जिंदा था और उसी का खून बंसी की रगों में था। मैं ट्रक से फिर उतरा। वो औरत अब दूर जाती दिख रही थी। मैंने जोर से कहा, उसकी गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। वो औरत रुकी, धीरे से मुड़ी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकावट, एक थकी हुई आत्मा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने जो किया उसने मेरे दिल को चैन दिया है, अब मैं जा रही हूं। और फिर वो धुंध बनकर हवा में घुल गई। वो औरत अब जा चुकी थी। ना हवा कांप रही थी, ना ट्रक की हेडलाइट झपक रही थी, ना बंसी कांप रहा था। सब कुछ एकदम शांत था, इतनी शांत कि डर लगने लगा। मैं ट्रक की सीट पर वापस आया। बंसी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी था। भैया मैं बच गया ना? उसने मासूमियत से पूछा। मैंने उसका कंधा थपथपाया। हाँ बंसी, तू बच गया, हम दोनों बच गए। लेकिन क्या वाकई? ट्रक अब लुधियाना की ओर बढ़ चला था। रास्ते की भीड़ अब बढ़ने लगी थी। दुकानों की रोशनी, गाड़ियों का हॉर्न, लोग, हर चीज आम थी, पर हम अब भी आम नहीं थे। सड़कें सीधी थीं, पर हमारे अंदर अब भी वो घुमाव बाकी थे। बंसी चुप बैठा था। सारा रास्ता उसने एक शब्द नहीं कहा। मैंने उसे कई बार देखा, उसकी सांसें सुनी, उसकी आंखों की नमी समझी, पर कुछ कह नहीं पाया। हम लुधियाना की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री पहुंचे। गार्ड ने गेट खोला, लोडिंग वाले ने साइन कराया, बोतलें उतार ली गईं। एकदम साधारण सफर का अंत जैसा, पर हमारे लिए यह किसी युद्ध के बाद घर लौटने जैसा था। माल उतारने के बाद हम दोनों ट्रक के पीछे बैठे रहे। कुछ मिनट, कुछ घंटे, शायद वक्त ही थम गया था। बंसी ने अचानक पूछा, भैया क्या वो औरत फिर कभी आएगी? मैंने आसमान की ओर देखा। पता नहीं, शायद नहीं, पर अगर फिर आई तो हम तैयार रहेंगे। उसने गर्दन झुका ली। हमने ट्रक मोड़ा और वापसी का सफर शुरू किया। लेकिन इस बार हम वो सुखदेव और बंसी नहीं थे जो यूपी से चले थे। हम बच तो गए थे, पर पहले जैसे नहीं रहे। लौट आया हूं, लेकिन वहीं अटका हूं। आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं उस सफर को, पर मैं आज भी हर रात उठकर एक बार खिड़की जरूर देखता हूं। रात का सन्नाटा, पेड़ की टहनियां और उनमें छुपी कोई परछाई अब भी मेरी आदत का हिस्सा है। गांव लौटने के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। मालिक ने कई बार फोन किया, सुखदेव भाई एक बार फिर से गाड़ी लेकर निकल पड़ो। लेकिन अब मैं किसी सफर के लिए तैयार नहीं था। घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक बेंच रख ली है।
हर सुबह वहीं बैठकर चाय पीता हूं और सोचता हूं मैं लौट तो आया हूं, पर अब भी उस रात में अटका हूं। बंसी अब ठीक है। उसके माँ बाप उसे लेने आए थे। उन्हें मैंने सारी बात नहीं बताई। क्या समझते, कैसे बताते कि उनके बेटे के साथ एक आत्मा खेल रही थी? वो भी अब कुछ नहीं पूछता। गांव में उसका मन नहीं लगता, ना किसी से बोलता है, ना पहले जैसा हंसता है। एक दिन वो आया मेरे पास, खामोश बैठा रहा कुछ देर, फिर बोला, भैया क्या मैं बुरा हूं? मैंने सिर झटकते हुए कहा, तू सबसे अच्छा है बंसी। उस रात अगर तू ना होता तो मैं भी नहीं बच पाता। उसकी आंखों में पानी आ गया। पर भैया, उस औरत को चैन नहीं मिला होगा ना, क्योंकि उसका बदला तो अधूरा रह गया। मैं चुप हो गया, क्योंकि शायद यही सच था। उस रात आखिरी बार जो उसकी परछाई दिखी थी, वो कोई क्रोध नहीं था। वो शांति थी, लेकिन अधूरी। मैं जानता हूं उसका शरीर मर चुका था, पर उसकी पीड़ा अब भी जिंदा थी। कभी कभी सोचता हूं, उस आदमी को जिसने उसके पति को मारा था, उसे सजा क्यों नहीं मिली? शायद यही तो इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। गुनहगार जिंदा रहते हैं और निर्दोष भटकते हैं। 4, गांव में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी। कहते हैं सुखदेव को कोई चक्कर लग गया था उस ट्रिप में। उसके हेल्पर को भूत दिखा था। किसी औरत की आत्मा ट्रक में बैठ गई थी। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। गांव के मंदिर के पुजारी ने बुलाया एक दिन। सुखदेव, तू हनुमान चालीसा रोज पढ़ा कर। अब जो दिखा वो तेरा सौभाग्य था, वरना कोई दूसरा होता तो जिंदा वापस ना आता। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अब मेरी दिनचर्या बदल चुकी है। सुबह 4 बजे उठता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, फिर कुएं से पानी भरकर आंगन में छिड़क देता हूं। कभी कभी लगता है कि उस औरत की आत्मा वहीं पास है। उसके लिए एक दिया जलाता हूं। कोई कहे तो पागल कह दे, पर जिसने देखा है वो समझ सकता है। एक रात सपना आया, मैं फिर उसी ट्रक में था। रास्ता वहीं था, घना जंगल और वही मोड़ जहां लड़की रस्सी से लटकी हुई थी। पर इस बार वो नीचे उतरी, मेरे पास आई और बोली, शुक्रिया। मैंने डरते हुए पूछा, अब तुम जा रही हो? उसने सिर हिलाया। अब मैं थक चुकी हूं, अब मुझे कहीं और जाना है। और फिर वो धीरे धीरे धुंध बनकर उड़ गई। सुबह उठा तो दिल हल्का था। बंसी का चाचा भोला यादव अब भी किसी शहर में ट्रक चला रहा है शायद। कभी कभी सोचता हूं, क्या होगा जब वो उस रास्ते से गुजरेगा? क्या आत्मा फिर लौटेगी, या अब उसे किसी की जरूरत नहीं? मैंने एक डायरी शुरू की है। हर दिन उसमें कुछ न कुछ लिखता हूं। उस रात की हर बात, ढाबे पर वो लड़की, फांसी पर लटकती परछाई, बंसी की आंखों में उतरता अंधेरा, सब कुछ। शायद एक दिन कोई पढ़े और समझे कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, वो एक अनुभव है जो आपकी आत्मा तक को हिला देता है। अब जब लोग पूछते हैं, सुखदेव भाई फिर ट्रक नहीं चलाना, तो मैं मुस्कुरा देता हूं। कैसे बताऊं उन्हें कि मैं अब भी एक ट्रक चला रहा हूं, यादों का ट्रक, जिसके पीछे लटक रहे हैं साए, चीखें, परछाइयां और वो एक सफर जो कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।